बेनीवाल जी को वो आए और संक्षेप में अपनी बात कहें। सबसे पहले तो जो काव्य संग्रह का शीर्षक है, क्रोच के फिर आज देखो सर लगा। क्रोच को और उसको लगने वाले तीर को भारतीय काव्य परंपरा में हम सब उससे परिचित हैं कि जो कविता का जन्म हुआ है भारत में, वो इस क्रोच पक्षी के कारण और उसको लगने वाले तीर के कारण हुआ है। जो महर्षि वाल्मीकि आदि कवि बने और क्रोच, जैसा कि ये जो सारस पक्षी है क्रेन, उसको क्रोच कहा जाता है। और उस पक्षी के बारे में प्रसिद्धि ये है कि अगर उसमें से एक पक्षी की मृत्यु हो जाए तो दूसरा उसके पास के पास तड़प तड़प करके अपने प्राण दे देता है। और ये भी मानते हैं कि अगर किसी का विवाह हुआ हो और उस क्रोच पक्षी के वो दर्शन कर ले तो बड़ा शुभ माना जाता है इसको। तो जो कवि है वो क्रोच के साथ है। ये जो दुनिया है वो शिकार और शिकारियों से भरी हुई है और ये सर जो है लगातार हर समय में लगता रहता है। शेखर साहब के समय में भी ये सर लग रहा है। वो ये काव्य संग्रह है, वो विविध रंगी है कि उसमें तमाम तरह की विधाएं हैं, तमाम तरह से कवि ने अपनी बात कहने की कोशिश की है। खास करके कोरोना काल की बहुत सारी कविताएं हैं इसमें। हालांकि हम सब अपने घरों में बंद होकर के बैठे हुए थे और बंद घरों में बैठकर जो कवि जो है बाहर की सारी दुनिया को देख रहा है और उस सारी दुनिया को दर्ज कर रहा है। तो ये अपने समय के इतिहास को दर्ज करने वाली जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं इसमें जो है। दूसरी बात यह आई कि जैसे शेखर साहब पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी रहे हैं। हमारे एक अध्यापक थे डॉक्टर सत्यदेव चौधरी, जो भारतीय काव्य शास्त्र के बड़े विद्वान माने जाते हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है। तो शेर व शायरी के बहुत शौकीन थे। तो एक बार कक्षा में हमें पढ़ा रहे थे, वो एमए में थे हम उन दिनों, तो कहने लगे कि बच्चे को हमने अपने बड़े प्यार से पाला है। तो कहते हैं कि बच्चे स्कूल में चर्चा करते होंगे कि हम अपने मम्मी पापा से बहुत डरते हैं, मुझे मम्मी से बहुत डर लगता है, पापा से बहुत डर लगता है। तो कहते कि मेरी बेटी ये चर्चा कर रही थी मुझसे स्कूल से आकर के, और कहते कि सब लोग सब बच्चे चर्चा करते हैं कि मुझे मम्मी से डर लगता है, पापा से डर लगता है। कहते पापा हमें तो आपसे बिल्कुल डर। तो शेखर साहब से मिलने के बाद जो पुलिस का डर है वो हमारे मन से निकल जाता है। उनका जो विनम्र व्यक्तित्व है वो इस तरह से हमें मतलब निर्भीक बनाता है कि हम पुलिस के पास, पुलिस से जुड़े हुए लोगों के पास उनसे बातचीत करने में सक्षम हो पाते हैं। और इस पुलिस जीवन से जुड़े होने के कारण उनके बहुत से ऐसे प्रामाणिक अनुभव हैं कि जो आम लोगों को नहीं हो पाते हैं। कि जैसे जो कविता पढ़ी गई थी खास करके वो तलाक को लेकर के, इलेक्शन में जो वोट नहीं दिए गए तो मतलब उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। और ये अलग तरह का अनुभव है कि अगर वो उस पुलिस प्रशासन से नहीं जुड़े हुए होते तो इस तरह की कविता शायद नहीं आ पाती। तो ये जो मतलब महत्वपूर्ण कविताएं जो उनके अनुभव है वो उसमें आ रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं कि कविता जो है वो जीवन की आलोचना है। जीवन को आलोचनात्मक तरीके से हम देखते हैं। वो प्रशासन से जुड़े रहे हैं तो वो देखते हैं कि जो ये लोकतंत्र है कि वास्तव में ये जनतंत्र है, पर लेकिन वो जनतंत्र बन नहीं पाया है। जनतंत्र के नाम पर वो राजतंत्र चलता रहा है। जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हो, उनको होना तो जनसेवक चाहिए, लेकिन वो राजा बने हुए हैं। सवालों को जो है शेखर साहब नजदीक से अनुभव कर रहे हैं कि जो ईंट वाली कविता मैडम मीना शेखर जी पढ़ रही थी, उसमें वो उसी तरह के अनुभवों को दिखाते कि किस तरह से अधिकारियों का रवैया है। और ये कवि की बड़ी क्षमता है कि जो अपने जीवन से जुड़ा हुआ पक्ष है उसकी वो आलोचना कर पाते हैं कि जो नजदीक से देख रहे हैं और खुद उसके हिस्से हैं वो, और उस पक्ष को जो है बखूबी वो आलोचनात्मक तरीके से वो प्रस्तुत कर रहे हैं। इन कविताओं का फलक बड़ा विस्तृत है। उसमें गरीब है, शोषित है, मजदूर है और स्त्रियां हैं, और खास करके जो गटर खोलने वाले मजदूर हैं कि जो
सीवर में घुट करके मर जाते हैं, उन तक ये कविता जो है पहुंचती है। कि जो कविता के बारे में जो कहा जाता है कि जो पूर्व और पश्चिम फिल्म का गाना वो गाया जाता है भारत के बारे में कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, लेकिन वास्तव में जो भारत है वो उसके ठीक विपरीत है कि यहाँ मतलब घृणा पर आधारित समाज रहा है, और उस घृणा के ना जाने कितने लेयर्स हैं कि हम अपने घर में ही अपने बच्चों से, स्त्री और मतलब बेटा और बेटी में किस तरह से वो करते हैं। तो अगर आप चले जाइए तो उस तमाम चीजों को जो है, होने वाले समाज में अन्याय को ये जो है कविताएं उठाती है। जो पंत है, निराला है, उनको पढ़ करके वो कवि जो है अपने कवि व्यक्तित्व को शायद टटोल पाते हैं, वो तमाम तरह की इस तरह की बातें करते हैं। कविताएं शेखर साहब की एक और बात है कि मोटिवेशनल कविताएं, युवा वर्ग है जो वर्तमान पीढ़ी है उससे भी जो है अपना जो है एक तरह से नाता स्थापित करता है, उनको जागृत करता है, और उनको उनका जो समय है उस समय को वो समझाने की कोशिश करते हैं कि उसमें उन्हें कितना सतर्क और कितना सचेत रहना है। कि जो एक कवि का कर्तव्य है कि वो जागृत करे और समाज को सचेत करे। हम लोगों के ऊपर वो खतरा नहीं है कि जो खतरा वास्तव में युवा पीढ़ी पर है, और इतनी सूक्ष्म दृष्टि से उस खतरे को पहचानना और जिन जो खतरे में है उनको उस खतरे से आगाह करना। कवि समाज में, दुनिया में उल्लास चाहता है, और वो कहते हैं कि मैं गीत उल्लास के गाता रहूंगा, लालिमा रवि की सुखद फिर से खिलेगी। इस उम्मीद के साथ ये काव्य संग्रह जो आया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो कवि की उम्मीद है वही हमारी उम्मीद है, ऐसी दुनिया बने कि जो सबके लिए रहने लायक बातें बताई डॉक्टर बेनीवाल जी ने कि ये क्रॉन्च की जो बात हुई है, क्रॉन्च सारस, आपने एक अच्छी बात कही, और सारस एक पत्नी व्रता होता है। ये उसकी विशेषता होती है कि वो सामाजिक प्राणी है, और अगर उसके जोड़े से एक मर जाए तो दोबारा वो तड़प तड़प करके पूरे जीवन भर राम इसीलिए पत्नी व्रता है जी। तो ये कुछ विशेषता है। और जब वाल्मीकि ने क्रौंच पर जब श्लोक लिखा, अनुष्टुप लिखा, तो वो केवल एक क्रौंच को देख के लिखा हुआ, लेकिन आज वो क्रौंच, भाषा विज्ञान में एक नियम आता है कि अर्थ विस्तार अर्थ संकोच, तो वो अर्थ विस्तार हुआ उसका। आज वो क्रौंच वो पक्षी नहीं है, आज क्रौंच प्रतीक है भारत का। जहां जहां उसका शोषण हो रहा है वो सारा वन, सारा संवर्ग, सारा प्राणी उस क्रौंच के परिधि में आ जाता है। तो वही शीर्षक है क्रौंच के फिर सर लगाया। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कीर्ति रतन जी को, कोई वो आए और संक्षेप में कुछ। सभी को मेरा प्रणाम, और मैं फिर से सबको बधाई देती हूँ इस पुस्तक के लिए। बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखूंगी। जैसा कि सर की कलम है वो हर तरह का विमर्श करती है, स्त्री विमर्श से लेकर के दलित विमर्श, लाल गीताशाही, नौकरशाही, ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसको सर की कलम नहीं। और जो मैं कहना चाहती थी वो आदरणीय मेरी सर ने कह दिया है। मैं यही कहना चाहती थी कि जिस तरह से जैसा सब कहते आए हैं कि पुलिस में संवेदना नहीं होती, पर मैं ऐसा नहीं मानती, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती हूँ। क्योंकि पुलिस उसी तरह से होता है जैसे घर में पिता होते हैं, तो संवेदनशीलता तो उनमें होती है। आप देखेंगे अगर जिस पक्ष को हम नहीं समझ पाते आम नागरिक, उस पक्ष को, उस एंगल को पुलिस वाले समझ पाते हैं और समस्या की और उसकी जड़ तक, घटना की जड़ तक पहुँचते हैं। तो बस सर की कविताओं में जैसा सर ने कहा, योग सर ने भी और कमलेश्वर सर ने भी, कि कवि का कर्म जो है रचनाक्रम समस्या बताना नहीं, उसका समाधान आगे भी बढ़कर देना, जो कि शेखर सर ने पूरा निभाया है। और इनकी इस पुस्तक पे एक सरसरी नज़र, क्योंकि इससे पहले मैंने भी नहीं पढ़ी थी, तो जो पंक्तियाँ कुछ मैंने पढ़ी और जिस कविता ने मुझे विशेष जो है अपना ध्यान आकर्षित किया, वो एक आशावादी कविता है। और उसकी 4 पंक्तियाँ मैं आप सबके समक्ष रखती मैं अपना स्थान देती हूँ कि सूर्य दिखता है मगर बेचैनियाँ है, सूर्य दिखता है मगर बेचैनियाँ है, व्योम पर है धुंध का बोझिल सेवा, विस्मयी वो लग रही है पवन शीतल, विस्मयी वो लग रही है पवन शीतल, कुछ घुटन के साथ ही होता सवेरा।
उल्लास की गाता रहूंगा, कुछ तो कालिमा घटेगी, निश्चित रूप से कालिमा घटेगी। अगर कहीं न कहीं तो होगी, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही वो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर हंसराज जी को कि वो बात है। हंसराज जी। सबसे पहले तो मैं शेखर साहब को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपनी सेवा से निवृत्त होने के बावजूद भी इन्होंने अपने कार्य को निरंतर जारी रखा और किसी भी तरह का आलस्य जो है वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये कविताएं जो अपने आप में इनकी जानकारी देती हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक बार जरूरत पड़ी हमारे कॉलेज को, तो सबसे पहले शेखर जी का नाम आया और शेखर साहब को चीफ गेस्ट के रूप में कॉलेज ने बुलाया। लेकिन वहाँ इनकी सत्यता को देख करके, इनके यानी शिक्षा को देख करके जो इन्होंने बात की, इससे लगा कि सत्य को ये निडर, एक तरह से निडर होकर के इन्होंने विचार विमर्श किया। इसके साथ ही कविताओं के अंदर, यानी एक कवि के अंदर जो संवेदनाएं देखने को मिलती है वो कहाँ से आती है, क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर अपना पठन पाठन को जारी रखता है, बहुत सी जानकारी प्राप्त करता है, लाइब्रेरी में जाता है, इधर उधर से कुछ चीजें खोजता है, तभी उसके अंदर ज्ञान प्राप्त होता है। मैंने जहां तक इनको समझा वहां इनके अंदर एक मनोविज्ञान को भी मैंने पाया, क्योंकि बिना साइकोलॉजी के इन्होंने अपना कार्य को करते हुए लोगों के अंदर, एक पुलिस के अंदर यानी बहुत सी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, सर्वे होता है, किस तरह का अपराध है, किस तरह की यानी चीजें हैं, वो सब चीजें जो हैं वो तभी आती हैं हम चिंतन मनन करते हैं, देखते हैं, उस मनोविज्ञान को समझते हैं व्यक्ति के बारे में, क्योंकि इन्होंने गरीब के बारे में लिखा, माँ के बारे में लिखा, सारी जानकारी जो है कोरोना के बारे में, कोरोना आ गया तो कोरोना की परिस्थितियों को भी इन्होंने यानी नहीं छोड़ा। उन सब चीजों में इन्होंने समाज को देखा, एक संसार को देखा और संसार के व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक दशा को पढ़ा, जाना। तो इस पुस्तक के अंदर बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिल रही हैं, यानी ये अभी भी अपने ज्ञान को एक तरह से यानी बांट रहे हैं। जो इन्होंने सीखा, जो इन्होंने पाया, जो इन्होंने परिश्रम किया, उस परिश्रम को हम यानी समाज के अंदर गरीब किस तरह से प्रभावित हो सकता है, या कर्म पथ क्या है। मैंने कर्म पथ को देखा तो बहुत सी चीजें वास्तविकता दी गई है कर्म पथ के अंदर, कि व्यक्ति अगर उन सब चीजों को कंट्रोल कर ले और उस तरह से यानी वो उस कर्म पथ से आगे बढ़े, तो जीवन में बहुत सफलता जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि मन के अंदर क्या भावनाएं जागृत हो रही हैं, तो इंसान कर्म के बगैर एक क्षण भी रह नहीं सकता। शारीरिक गति यदि किसी प्रकार रोक भी ली जाए, पर मन तो चंचल है, अतएव होता ही रहेगा मानसिक कर्म। इंसान तो इंसान, चराचर जग का प्रत्येक कण है, निरंतर गतिमान, कुछ भी स्थिर नहीं है संसार में, प्रत्येक कण में भार है। अतः कार्य तो कर ही रहा है, प्रत्येक कण, प्रत्येक क्षण वातावरण से प्रभावित होता है। व्यक्ति की इंद्रियों से मिलाती है मस्तिष्क को सूचनाएं, इनसे व्यक्ति में उत्पन्न होती है इच्छाएं, और वो लेता है निर्णय, तय करता है अपनी प्राथमिकताएं, करता है कार्य स्वार्थ जनित हो सकता है अथवा परमार्थ कार्य ही करने की आसक्ति से बनता है कर्म बंधन, चाहे वह सत्कर्म हो या दुष्कर्म।
बंधन मुक्त होने के लिए हमें तय करना होगा कि हमारी आसक्ति सर्वहित में हो, स्वार्थ हित में कदापि नहीं, अन्यथा कर्म बंधन में फंसे रहेंगे। सर्वहित कर्म है अनासक्त, बंधन मुक्त, दुख मुक्त, इसी से मिलता आनंद, निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दो नाम, सोनकर जी और उसके बाद तमरेज जी। तो पहले सोनकर जी आ जाएं। आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए, आपने पढ़कर समीक्षा कर दिया, मैं तो उलझा हूं अभी अनुमान में। इस दौरे हाजिर में कौच है, पहले भी कौच था, लेकिन समाज में अभी भी देवदत्त है, हेलिया है और वो रहेंगे भी। मैं इस शीर्षक को, जो कि मैं खोज रहा था कि कौच के फिर आज देखो शर लगा है, जिसमें शर लगा है, पर लगा है, आकर लगा है, वो मुझे मिली नहीं। और बहरहाल मुझे बहुत कम समय मिला इसे पढ़ने का। इस कम समय में जो कुछ मैं पढ़ सका, जिन लोगों ने कौन पे लिखा है, मुंशी प्रेमचंद जी ने, निराला जी ने, वही लोग ही इस देश में सराहे गए। क्यों? क्योंकि आपको उसकी संवेदना के साथ वहां खड़ा होना था। बहेलिया पर लिखने वाले लोग बहुत समय तक साहित्य में जीवित नहीं रह सके, तो हमें तो कौच के साथ जाना ही था। तो गजल वो कौच के साथ है। डॉक्टर साहब कि मैंने बहुत सारे लोगों के गीत पढ़े और गीत सुने भी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गीत लिखते समय उस पर बहरों का कोई काम नहीं है। तो यकीनन जान लीजिए कि जो गजलें बहर में नहीं हैं, वो गजलें हैं। तो इसलिए अगर गजल कहते हैं तो वह मुकम्मल गजल के शिल्प में बिल्कुल बधी होनी चाहिए, नहीं तो वो गजल कहीं से नहीं है। इसी तरह से अगर गीत, अगर कथ्य, तथ्य, विन्यास, गति, अगर ताल और लय अगर ये नहीं है तो वो गीत नहीं है। गीत में उल्लास के गाता रहूंगा, गीत में उल्लास के गाता रहूंगा, लालिमा रब की सुखद फिर से खिलेगी। कभी सोचा नहीं वो दिख रहा मंजर चुनावों में, हुआ है हाल बदते अब बहुत बदतर चुनावों में। बड़े नेता भी दिखते आज जोड़े कर चुनावों में, सजा पाए जो नेता तो लड़े दुख्तर चुनावों में। चुनाव से अब देखिए, यहां पर मैं एक बात और आज कहना चाहूंगा, इस भारतीय संविधान से कितना डर गए हैं लोग। योगी जो मंदिरों में बैठा हुआ है, बाकायदे वो संसद की राह पे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के तले वो कितना अपने को महफूज पा रहा है कि सबके सब वही नजर आ रहे हैं। तो बड़ी अच्छी ये गजल है। और आपने कुंडलियों पर भी अच्छा काम किया है। तो देखिए, इस किताब पर तो ये बहुत कम समय है। प्लेयर होने के नाते डॉक्टर साहब, असल में आपने तो गोल मार दिया है। अब किताब आपकी जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो सेंटर लाइन के आसपास है। किताब तो आपकी दिए दिया तैयार करके बाकायदे गोल मार दी है। अब ये जो कुछ भी है, ये सब पाठक की संपत्ति है। पाठक इसको अपने ढंग से देखेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मैं नहीं जानता, डॉक्टर राम प्रांता साहब ने इस किताब के उन्वान के लिए जो ये चित्र है, इसका वन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट बना के बैठा हूं। ढूंढता हूं मैं सभी के चेहरों में वो जो मूर्त बना के बैठा हूं। बहुत काफी कुछ कहा जाना है और बहुत काफी कुछ कहा जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि आज के इस दौर में, आज के इस दौर का ये सशक्त इतिहास है, भूगोल है, मनोविज्ञान है, यह कौच के फिर आज बेकुशल लगा है। सूक्ष्म बिंदुओं को पकड़ करके बहुत महत्वपूर्ण बातें कह दी। एक रंग की कविताएं नहीं लिखी, तमाम विविध रंग है उसमें, केवल कोरोना या शोषण की नहीं है। आंखों पे एक कविता है, आंखों के क्या क्या रूप आपने उसमें दिखाए, तो ये सब अलग अलग से पढ़ी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ तबरेज जी को। आप सभी को मेरा आदाब, नमस्कार।
किताब के बारे में इतनी बातें हो चुकी हैं, आप लोगों ने इतना कुछ बता दिया, अब उसमें कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। और इसके लिए शेखर सर को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी मुलाकात सर से बहुत अभी जल्दी की है, लगभग 1-1.5 महीने की। हमारे पुराने एडिटर हुआ करते थे श्री मधुकर उपाध्याय सर, जिनकी वजह से आपसे मुलाकात हुई। उन्होंने आपके बारे में बताया तो मुझे लगा कि एक पुलिसिया रुतबा और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, लेकिन जब सर से मुलाकात हुई तो इनके व्यवहार को देख के, इनसे मिल के, जब इनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत और जाना कि आप साहित्यकार हैं और लिखते भी रहते हैं, तो आपके लिए मेरे मन में इज्जत बढ़ती गई। और इस दौर में जब लोग पढ़ना छोड़ दे रहे हैं और डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, इस दौर में इस तरह की किताबों का आना, और साहित्यकारों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि साहित्यकारों को हम सहेजें। इस वक्त लोगों ने लिखना और पढ़ना दोनों छोड़ दिया है। तो मैंने किताब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं किताब के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सर की शख्सियत के बारे में जैसा जैसा मैं जान रहा हूँ, जितना मैं जान पा रहा हूँ, उनके लिए मेरे मन में इज्जत बढ़ती जा रही है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के बीच में मुझे बुलाया गया, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी माननीय को मेरा साथ प्रणाम। मुझे जान पड़ता है कि शायद मैं सबसे कम उम्र का हूँ आप सभी के बीच में। आप सभी लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगा, और मैं समझता हूँ कि आज का जो पुस्तक चर्चा है, जो रिव्यू है, वो अपने आप में सामर्थ्य है पूरी किताब को व्याख्या करने के लिए। बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिनको सुनकर ऐसा मान और जान पड़ता है कि ये सर के अलग अलग वक्त के ऑब्जर्वेशन को एक जगह पिरोया गया है, और ऐसी संरचना और ऐसा समरी पोइट्री के तौर पे, मुझे माफी चाहूंगा, हिंदी की जगह मैं इंग्लिश यूज करूंगा। इट हैज टेकन मी टू द रियल्म ऑफ एक्सटेसी, व्हिच इज वेरी मच थॉट प्रोवोकिंग on the political basis of imagination based on truth and reality. Thank you so much for giving me this opportunity कि मैं आज यहाँ उपस्थित होकर इस पुस्तक की चर्चा में भाग ले सका और आप सभी माननीय को सुन सका। धन्यवाद। मैं साहित्य से थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ। मेरे परिवार में मेरा अपना पब्लिकेशन था आपसे 35 साल पहले, जिस टाइम मैनुअली ये सब काम होता था, और मैं शादरा एरिया में रहता हूँ जहाँ एशिया का सबसे बड़ा हिंदी पब्लिकेशन का काम हो रहा है। तो मैं बड़ा गौरव अनुभव कर रहा हूँ, और आपकी आत्मीयता की वजह से, जिस आत्मीयता से आप हर बार मिलते हैं, उससे भावुक होकर मैं आज सिर्फ यहाँ पर आज आया। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पे इस मंच पे चर्चा का, जब चर्चा चल रही है तो इसका मैं एक पार्टिसिपेंट रहा। और मैं यहाँ पे किताब में कुछ शब्द हैं, वह और उसकी छवि। यहाँ मैं आपकी एक छवि जो मेरे दिमाग में थी, नजरें चंचल, आपने लिखा है, नजरें चंचल ठहरे ना कहीं, कहती सब कह के कुछ ना कहें। आप हमारे यहाँ एक पारिवारिक वो था, प्रोग्राम था, तो उसमें आप आए थे। आप जिस शांत भाव से खड़े होते हैं और जिस आत्मीयता के साथ कोई भी आता है उससे मिलते हैं, वो बड़ा भावुक होता है। वहाँ पुलिसिया अंदाज बिल्कुल नहीं होता। तो मैं चाहूंगा आप अपना ये शब्द चेंज करें, नजरें चंचल नहीं थी। इतनी शांत भाव से आप खड़े होते हैं कि वो बहुत ही, नजरें चंचल ठहरे ना कहीं, कहती सब कह के कुछ ना कहें। आपकी तो नजरें कहीं चंचल है ही नहीं साहब, आप तो बड़ी शांत प्रवृत्ति के साथ खड़े रहते हैं। नजरों की भाषा जो समझे वो देख समझ चुप ना रहें। तो आपका अक्सर 1-2 बार जैसे मैं मिला आपसे, तो आप चुपचाप धीरे से कह देते हैं, शांत रहें, सब ठीक चल रहा है, कोई ऐसा ये नहीं है। पुलिस, उस टाइम साहब पुलिस में थे जब मेरा उनसे पहली बार परिचय हुआ, तो मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा साहब। और मैं बड़ा आज भावुक भी हूँ, और बहुत आपको बहुत बहुत बधाई कि मैं यहाँ का आज यहाँ पे आ पाया। मैंने कभी लिखा था कि बहते जल के साथ न पाए, कोशिश करके मन की कहे। बहते जल के साथ न बहे, कोशिश करके मन की कहे। और कुछ तो खतरे होंगे ही, चाहे जहां कहीं भी रहे। और लोग तुझे कायर कहते, लोग तुझे कायर कहते, इतने
अपने अत्याचार न सहे। क्या बात। तो अत्याचार सहने की भी एक सीमा होती है, वहीं तक सहिए जहां तक आपको कायरपन का ठप्पा न लग जाए। तो ये रचनाकार की एक सीमा है। और जो प्राय बार बार ये कहा जाता है कि भाई पुलिस अधिकारी होने के बाद देखिए, मुझे लगता है पुलिस अधिकारी के पास जितने तरह के अनुभव होते हैं उतने शायद किसी के पास नहीं। मैं देश के कई आईपीएस अधिकारियों को जानता हूँ, मेरे मित्र रहे हैं और कई एक रचनाकार हैं और उन्होंने श्रेष्ठ कविताएं लिखी हैं। तो आप किस कार्य में हैं, आप किस पद पर हैं, क्या करते हैं, इससे कोई माने नहीं रखता। आप ये नहीं कह सकते वो इस पेशे में है इसलिए वो अच्छा है या इसलिए खराब है। व्यक्ति होता है, हर एक की संवेदना अलग तरह की होती है। आप कितने संवेदनशील हैं और उससे भी ज्यादा बेहतर है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। अगर आप इंसान नहीं है तो आप कुछ नहीं। मैं कविता कह के बात कहना चाहूंगा जो उनकी भावनाएं मेरी हैं। फिर वही कुछ तार झंकृत हो उठे, जो मिलन के गीत कानों में सुनाते, खींच कर लाते मुझे बाहर से अंदर और दिल के पास ला मुझे बिठाते। सोचता मैं दूर गुम जाता हूँ फिर, खींचता है कौन मुझको दूर मुझसे, छोड़ता हूँ क्यों रहा जो साथ सुकर, क्या मिला करता मुझे बाहर सुगंध के। पंख सोचों को मिले किस नहीं, लौट के आता रहा क्यों पास अपने, कौन सा है राज इसमें जिंदगी का, इन बुलंद सा क्यों दिलाते रोज सपने। सोचते रहने से हम ये सोच पाए, जिंदगी चलती सदा है धड़कनों से, बाहरी संसार से तो जिंदगियां ही बांधती इंसान का मन बंधनों से। विश्व की हर वस्तु कथन चल रही है, जीव में सामर्थ्य चिंतन की अधिकती, सोचने व्यक्त की क्षमता है अपनी, चाहे तो व्यक्त कर सकता है कुछ देने के लिए, अपनी किताबों परिचय देने के लिए। धन्यवाद। इस पुस्तक को लेके, इसके प्रोजेक्ट विचारों को लेके, इसके शुल्क को लेके किसी तरह का प्रश्न कोई करना चाहे साहस उसका प्रयास करूँगा। चित्र पे सवाल तो मैं उत्तरदायी हूँ जवाब। अच्छा, एक बात मैं भट्ट साहब के इस पर दे दूंगा, चित्रों के मामले पर उन्होंने कहा। असल में दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग चित्र को मूर्ति कहते हैं और बहुत सारे लोग मूर्ति को चित्र कहते हैं। तो जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि मूर्ति मूर्ति है और चित्र चित्र है, तो वो चित्र बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें सर है कि नहीं। आपकी कविता है चुनाव, इसमें कुछ पंक्तियां आई हैं, मैं बीच पढ़ा। सत्ता परिवर्तन से मात्र बदलते हैं पात्र, गोरे जाते हैं तो ब्राउन आ जाते हैं, सत्ताधीशों की प्रकृति नहीं बदलती। इसी में आगे है, हार रहे हैं सब बार बार लगातार, जनतंत्र सिमट गया है मात्र चुनाव प्रक्रिया में। कविता में ये आपने स्थिति को कर दिया। अब इसका निदान क्या है, कवि उद्देश्य क्या है? नागरिक समझे कि क्या हो रहा है, सही डिसीजन ले, सही व्यक्ति को वोट दे, ये सोचे हुए वो किस जाति का है, किस धर्म का है, उसने हमारे बच्चों को किसी को साड़ी देती या कुछ और कपड़ा देते हैं, उसको सुविधा देती, इसकी बजाय देश के लिए, मानवता के लिए कौन हितकर होगा उसको वोट दें। पहले आपने ये क्रौच के फिर आज देखो शर लगा है, ये नाम रखने का डिसीजन लिया? नहीं, कल उसकी बात होता है नाम क्या दिया जाए जी। तो मुझे लगा कि ऐसा हुआ था जी। मेरी कविताएं की जो आई है, मेरी कविताएं भी आई है, तो जो पीड़ा मुझे हुई संसार में होने वाले अन्याय को, शोषण को देख के, तो उससे ये कविता उठती है और फिर उसको शब्द दिए तो आप व्यक्ति हो गई, तो आप तक पहुंची है, तो फिर मैं शीर्षक वहां से लिया। कविताओं में तो टुकड़ों टुकड़ों में आता है, लेकिन एक थोड़ी
मुकम्मल, हाँ। मुकम्मल गद्य में आना चाहिए, वो भी बहुत आवश्यक है। तो वो भी किसी फंसा जाएगा, बल्कि मेरा अनुमान है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगस्त तक आ जाए। अरे हमें भी ला रहे। उसके ऊपर कुछ लिखें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं लिखूंगा इसको। क्योंकि सभी जो भी बुजुर्गवार हो जाते हैं वो अकेला जीवन जी रहे हैं ज्यादातर बुजुर्गवार। बहुत मार्मिक स्थिति है। हाँ, बहुत मार्मिक स्थिति है। आप उसके ऊपर लिखें तो वो बहुत अच्छी जन चेतना का काम करेगा। सही, मैं सहमत हूँ, मैं लिखूंगा। किया है कि अगर इसको क्रोच के सर लगा तो वो संक्षिप्त भी हो जाता, और जो आप कहना चाह रहे हैं हाँ नहीं, जो लगा उसी में आ जाता, चाहे वो लग रहा था। तो जो शीर्षक, हाँ शीर्षक जितना संक्षिप्त होगा उतना वो दिल में उतरता है, याद रहता है। ये पूरी पंक्ति है ना, जैसे पूरा वाक्य लग रहा है। ये पूरी गजल है मेरी। हाँ वो तो है, गजल के अंदर ठीक है, मिसरा है, पर नाम अगर संक्षिप्त होगा तो आगे अट्रैक्टिव होगा वो। सहमत। लेकिन हमारी जितनी पुस्तकें हैं तो सब गजलों के उसमें वो मिसरों से ही जितनी पुस्तकें मेरी भी ये इच्छा थी थोड़ा छोटा किया जाए, लेकिन चूंकि वो था तो वो जितनी भी किताबें मेरी कविताओं की हैं वो सबकी कोई मिसरा ही है। नहीं, जैसे आपकी एक किताब का नाम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, हाँ, वो भी सर, वो एक फिल्म का भी नाम है। तो मतलब नाम को थोड़ा सा गंभीरता से लें, जैसे आप गंभीरता से लिखते हैं ना, मतलब आपका लेखन गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास सहमत होते हैं। हाँ, पर आगे थोड़ा सा नाम लेकिन वो मिसरा है। लेकिन बहुत सार्थक ढंग से चर्चा इस पर हुई, और मैं समझता हूँ कि अब ये शेखर जी के लिए चुनौती है कि इस चर्चा में से अपने लिए वो कितना सहेज के रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्योंकि रचनाकार जो है वो स्वयं ही समझता है उसने क्या लिखा है। बाकी सारी बातें जो हैं वो जैसे हमने कहा कि जब सर चल जाता है तो फिर उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता चलाने वाले पर। ऐसे ही कविताएं उन्होंने समाज में डाल दी हैं, तो इसका अर्थ लोग अपने अपने ढंग से निकालेंगे, लेकिन रचनाकार को इन अर्थों के बीच से अपना एक अर्थ निकालना है और फिर आगे बढ़ जाना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों ने की, और जिनसे उम्मीद नहीं थी कि अभी अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छा बोले। ये कार्यक्रम की सार्थकता है। मैं शेखर साहब की तरफ से आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन में अपनी बात रखने के लिए, शामिल होने के लिए।